हेलो स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ाया था। फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है। तो क्रियात्मक समूह में कौन कौन से थे उनको हम लोगों ने आपको बताया था। ठीक है, कौन कौन से क्रियात्मक समूह के बारे में हम लोग को पढ़ना है उसके बारे में मैंने आपको डिटेलिंग किया था। अब इसमें कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं, नहीं, ये नाम लिखने का जो रूल होता है वो सेम होता है। जैसे मान लो कि कम से कम यहाँ पर हम जैसे मान लो लिखे हुए हैं आपको 1 2 3 4 5 6 और एक 7, ये 7 फंक्शनल ग्रुप हम आपको लिखे हुए हैं। इनके नाम लिखने का जो रूल्स होता है वो लगभग सेम होता है, थोड़ा बहुत चेंजिंग है लेकिन इनके नाम लिखने का तरीका सबका सेम है। सेम कहने का मतलब क्या होता है? सेम कहने का मतलब है कि अगर हम सल्फोनिक एसिड का एक रूल पढ़ लिए, ठीक है, तो सबके लिए लगभग वही रूल होगा, थोड़ा सा बस रूल में चेंजिंग होगा, लगभग रूल क्या होगा? सेम होगा। ठीक है। तो वही मैं कहना चाहता हूँ कि अब हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कि फंक्शनल ग्रुप को वैसे फंक्शनल ग्रुप को एक साथ रख रहे हैं जिनके नाम लिखने का जो तरीका है वो सेम टाइप का होता है, यानी रूल्स लगभग सेम होते हैं। ध्यान रखना है। ठीक है। नाम तो सबका अलग अलग होगा लेकिन रूल्स क्या होंगे? लगभग सेम होंगे। उनको उनके अनुसार हम लोग फंक्शनल ग्रुप का वर्गीकरण कर रहे हैं। नहीं, फंक्शनल ग्रुप को हम लोग क्या कर रहे हैं? ग्रुप्स में बांट रहे हैं, उनका वर्गीकरण कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्रियात्मक समूह का वर्गीकरण, तो लिखा हुआ है क्रियात्मक समूह का वर्गीकरण। ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा क्रियात्मक समूह लिया गया है उसको यहाँ पर मैंने लिखा है, देखो लिखा हुआ है यहाँ पर ध्यान से देखा जाए तो लिखा हुआ है यहाँ पर कि वैसे क्रियात्मक समूह जो एकल संयोजी हो। एकल संयोजी का मतलब होता है जो मोनोवैलेंट हो, जिनके पास एक फ्री वैलेंसी हो। ध्यान रखना है। ठीक है। वैसे क्रियात्मक समूह जो एकल संयोजी हो, ठीक है, यानी मोनोवैलेंट हो, तथा जिनका जिनका प्रथम परमाणु कार्बन नहीं हो। ध्यान रखना है, जिनका प्रथम परमाणु कार्बन नहीं हो, यानी वैसे फंक्शनल ग्रुप जिनके पास फ्री वैलेंसी एक हो। वैसे फंक्शनल ग्रुप जिनके पास फ्री वैलेंसी क्या हो? एक हो। ध्यान रखना है। ठीक है। और मोनोवैलेंट का मतलब कि फ्री वैलेंसी कितना हो? एक हो, और उनका फर्स्ट एटम कार्बन नहीं होना चाहिए। वैसे फंक्शनल ग्रुप को हम लोग पहले एक जगह लिख रहे हैं। तो उसमें कौन कौन से हैं आपके? सल्फोनिक एसिड, चलो इन सबका स्ट्रक्चर हम लिख के देख लेते हैं। सल्फोनिक एसिड, तो सल्फोनिक एसिड के लिए आप क्या लिखते हो? ऐसे SO3H, ये लिखते हैं हम लोग। नहीं, तो यहाँ पर देखो कि इसके पास फ्री वैलेंसी है, जो बॉन्ड खाली है इसको कहते हैं फ्री वैलेंसी। तो फ्री वैलेंसी कितना है? एक है। नहीं, तो जिसके पास फ्री वैलेंसी एक हो उसी को हम लोग कहते हैं एकल संयोजी या मोनोवैलेंट कहते हैं। ध्यान रखना है। और इसका फर्स्ट एटम कार्बन नहीं है, इसका फर्स्ट एटम कौन है? सल्फर है। जहाँ फ्री वैलेंसी लगा होता है, जिस एटम पर फ्री वैलेंसी लगा होता है उसे ही फर्स्ट एटम कहते हैं। तो यहाँ प्रथम परमाणु जो है वो सल्फर है, कार्बन नहीं है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे क्रियात्मक समूह जो एकल संयोजी हो, यानी जिसके पास फ्री वैलेंसी एक हो, तथा जिनका प्रथम परमाणु कार्बन नहीं हो। तो ये है हम लोग का एक फ्री वैलेंसी है, यानी कि मोनोवैलेंट है, और इसका प्रथम परमाणु कार्बन नहीं है। ध्यान रखना है। तो SO3H इस क्रियात्मक समूह में आ जाएगा। चलो, अब यहाँ लिखा हुआ है आइसोनाइट्राइल। तो आइसोनाइट्राइल का हम लोग याद किए थे NC ये हम लोग का होता है आइसोनाइट्राइल। तो इसके पास भी फ्री वैलेंसी एक है। ध्यान रखना है। और इसका फर्स्ट एटम जो है वो नाइट्रोजन है, कार्बन नहीं है। चलो, तीसरा हम लोग को लिखा हुआ है यहाँ पे अल्कोहल। तो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? OH। यहाँ भी फ्री वैलेंसी एक है और फर्स्ट एटम कार्बन नहीं है। फिर आपको लिखा हुआ है थायोल, जिसका फंक्शनल ग्रुप हम लोग बता चुके हैं आपको SH, ये हो जाएगा। फिर आपको एमीन लिखा हुआ है जिसका फंक्शनल ग्रुप आपको बताया गया है NH2, ये हो जाएगा। फिर आपको नाइट्रो बताया गया जिसका फंक्शनल ग्रुप आपका होता है NO2, ये हो जाएगा। ध्यान रखना है। फिर आपका हेलो कंपाउंड, तो हेलो कंपाउंड को तो X से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आता है। नहीं, तो यहाँ पर जो हम लोग 7 फंक्शनल ग्रुप लिए, सल्फोनिक एसिड, आइसोनाइट्राइल, अल्कोहल, थायोल, एमीन, नाइट्रो और हेलो कंपाउंड, इन सभी में आप ध्यान देखिएगा तो सबके पास एक ही फ्री वैलेंसी है, पहला बात। और उसके बाद किसी का भी फर्स्ट एटम कार्बन नहीं है, किसी का भी फर्स्ट एटम कार्बन नहीं है। तो इन लोगों का
इन लोगों का नाम लिखने का जो रूल होगा वो लगभग क्या होगा, सेम होगा। तो इसलिए उसके आधार पर इनको अलग किया गया है। ठीक है, तो ये 7 एक जगह आ गए। फिर आगे बढ़ो। अब यहाँ पर लिखा हुआ है वैसे क्रियात्मक समूह। यहाँ से हम ध्यान दें तो यहाँ से लिख रहा है हम लोग को, क्या लिख रहा है, वैसे क्रियात्मक समूह जो एकल संयोजी यानी मोनोवैलेंट हो तथा इनका प्रथम परमाणु कार्बन हो। पहले वाले में था कार्बन नहीं हो, अब यहाँ पर क्या है, कार्बन हो। ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखो तो हम लोग अब वैसे फंक्शनल ग्रुप को एक जगह रखे हुए हैं जिनका प्रथम एटम कार्बन हो और जिसके पास फ्री वैलेंसी कितना हो, एक हो। ठीक है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसको हम लोग जानते हैं COOH। तो देख लो इसके पास फ्री वैलेंसी एक है और इसका फर्स्ट एटम क्या है, कार्बन है। तो अब वैसे फंक्शनल ग्रुप ले रहे हैं जिसका फर्स्ट एटम क्या हो, कार्बन हो, क्योंकि इन सबों के नाम लिखने का तरीका भी बहुत मिलता जुलता है, ये ध्यान रखना है। चलो, फिर यहाँ लिखा हुआ है ईस्टर, तो इसको भी हम लोग पढ़ चुके हैं। इसका भी होता है COOR, सबका स्ट्रक्चर हम बता चुके हैं। फिर आपको इसमें दिया हुआ है एसिड हैलाइड तो C डबल बॉन्ड O या COX भी लिखा जाता है, C डबल बॉन्ड O और यहाँ से X। इसका भी फर्स्ट एटम कौन है, कार्बन है। यहाँ फ्री वैलेंसी होता है उसे ही फर्स्ट एटम कहते हैं। फिर आपका दिया है एमाइड, तो एमाइड का होता था CONS2, ये आपका एमाइड का फॉर्मूला था CONS2। फिर आपका दिया था नाइट्राइल, तो नाइट्राइल को साइनाइड भी कहते थे जिसमें आपका CN आता था। यहाँ भी फ्री वैलेंसी एक है और फर्स्ट एटम कौन है, कार्बन है। फिर आपका अल्डिहाइड था जिसको आप ऐसे लिखते थे CHO, ये आपका अल्डिहाइड था। तो आपका आप स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होगा, C डबल बॉन्ड O और H, ये सब हम लोग बता चुके हैं। जैसे ईस्टर का ही लिखना हुआ तो क्या लिखेंगे हम लोग, इस तरह से C डबल बॉन्ड O और यहाँ से आपका R। यहाँ से आप इसको लिखोगे तो इसका क्या हो जाएगा, C, तो पहले ही से स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखा ही हुआ है C डबल बॉन्ड O और X। इसको लिखोगे तो इसका भी हम लोग बता चुके हैं, इस तरह से C डबल बॉन्ड O और यहाँ से NH2 यानी NH और एक और H, NH2, ये हो जाएगा। नाइट्राइल का भी आप जानते हो, इस तरह से C ट्रिपल बॉन्ड N, ये हो जाएगा। अल्डिहाइड का लिखो तो अल्डिहाइड का हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और यहाँ से आपका आ जाएगा H। तो ये हम लोग का इस तरह से स्ट्रक्चर हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान रखना है, सबको ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ पर हम लोग वैसे फंक्शनल ग्रुप को इकट्ठा किए जिनका फर्स्ट एटम क्या है, कार्बन है। इसके पहले वाले में क्या किए थे, वैसे हम लोग फंक्शनल ग्रुप को इकट्ठा किए थे जिसका फर्स्ट एटम कार्बन नहीं था। तो इस तरह से कुछ इधर भी हम लोग क्या आ गए, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 उधर थे, 6 इधर आ गए, 7 6 13 हो गए। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अब यहां से देखा जाए तो लिखा हुआ है वैसे क्रियात्मक समूह जो द्विसंयोजी हो। तो द्विसंयोजी का मतलब हुआ जिसके पास फ्री वैलेंसी कितना हो, 2 हो, के पास फ्री वैलेंसी कितना हो, 2 हो। जैसे कीटोन, तो कीटोन के लिए आप जानते हो कीटोन का हम लिखते हैं कुछ इस तरह से CO, ऐसे लिखा जाता है। लेकिन इसका स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं हम लोग, तो ऐसे लिखते हैं C डबल बॉन्ड O और ऐसे फ्री वैलेंसी होता है। तो दोनों फ्री वैलेंसी कहाँ है, कार्बन पर है। ध्यान रखना, इसमें देखने पर लगता है कि एक ऑक्सीजन पर है और एक कार्बन पर है, लेकिन यहाँ पर के ऊपर डबल बॉन्ड O होता है और दोनों फ्री वैलेंसी कहाँ होते हैं, कार्बन पर होते हैं, सब ध्यान रखना होगा। ठीक है, फिर एनहाइड्राइड, तो एनहाइड्राइड का सीधे हम लोग स्ट्रक्चर लिखते हैं C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर हम लोग का फ्री वैलेंसी। सेम एज ईथर लिखा हुआ है, तो ईथर को आप ऐसे लिखते हो इस तरह से तो ये आपके वैसे क्रियात्मक समूह हो गए जो कि डाइवैलेंट थे। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या किया कि जितने भी फंक्शनल ग्रुप हम लोग पढ़े थे उन सभी फंक्शनल ग्रुप को हम लोगों ने 3 भागों में वर्गीकृत कर दिया। पहला भाग पहला भाग हम लोगों ने क्या वर्गीकृत किया, तो पहला भाग हम लोगों ने वर्गीकृत किया कि वैसे फंक्शनल ग्रुप, पहले भाग में हम लोगों ने क्या किया, वैसे फंक्शनल ग्रुप को हम लोगों ने ले लिया नहीं जिसमें फ्री वैलेंसी 1 हो, जिसमें फ्री वैलेंसी कितना हो, 1 हो और उसमें फर्स्ट एटम कार्बन नहीं हो, तो उसमें 7 हम लोग के ग्रुप आ गए थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने वैसे फंक्शनल ग्रुप को लिखा जिसमें फ्री वैलेंसी तो 1 हो लेकिन उसका फर्स्ट एटम क्या हो, कार्बन हो, तो मैंने लिख दिया। फिर मैंने लिख दिया वैसे क्रियात्मक समूह नहीं जो कि द्विसंयोजी हैं, डाइवैलेंट है नहीं, तो उसमें हम लोग कितने आ गए, 3 आ गए। तो पहले वाले में 7 थे, फिर उसके बाद वाले में 6 आए, 7 6 13 और 3 यहाँ पर आ गए 16, ध्यान रखना है।
ठीक है, तो इस तरह से 16 आ गए। अब इसमें अल्कीन और अल्काइन भी फंक्शनल ग्रुप में लिया गया है, लेकिन अल्कीन अल्काइन के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं, ध्यान रखना है। तो अब बारी बारी से हम लोग अब फिर ढंग से सबका नोमेनक्लेचर अब पढ़ेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब यहाँ से लिखा हुआ है, ध्यान से तुम पढ़ोगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो तो लिखा हुआ है वैसे क्रियात्मक समूह, वैसे क्रियात्मक समूह जो एकल संयोजी हैं, ठीक है, तथा जिनका प्रथम परमाणु कार्बन नहीं हो, ठीक है। तो उसमें कौन कौन थे, 7 आए थे, हम लोग देखे थे। अब इनका रूल क्या है, उनका रूल हम लोग को पढ़ाया गया है, तो वही नीचे लिखा हुआ है। देखो ऐसे फंक्शनल ग्रुप के नामकरण का सामान्य नियम, नहीं यानी ये जो फंक्शनल ग्रुप हम लोग लिख रहे थे जिसमें आपको 7 फंक्शनल ग्रुप आए थे, उन 7 के लिए नॉर्मल सामान्य नियम क्या है, उन नियम को यहाँ पर हम लोग को लिखा गया है, ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स यानी ऊपर वाले जो फंक्शनल ग्रुप हैं, ऐसे फंक्शनल ग्रुप के नामकरण का सामान्य नियम क्या है वो बताया गया है। चलो, तो जो आप अल्केन अल्कीन अल्काइन में नियम पढ़े ना, बिल्कुल उसी से मिलता जुलता नियम होता है, बस थोड़ा थोड़ा सब चेंजिंग आता है। तो इसलिए आपका पीछे का अगर नोमेनक्लेचर अच्छा होता है तो आगे वाला सब बात बढ़िया से आपको समझ में आएगा। चलो यहाँ पे क्या लिख रहा है, सबसे पहले सबसे लंबा कार्बन चेन चुनेंगे जिसमें फंक्शनल ग्रुप, एफजी का मतलब क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप उपस्थित हो। सबसे पहले सबसे लंबा कार्बन चेन चुनेंगे जिसमें फंक्शनल ग्रुप उपस्थित हो, जिसमें फंक्शनल ग्रुप क्या हो, उपस्थित हो। तो सबसे पहला काम तो यही होता है, एल्केन अल्कीन अल्काइन में भी आप यही करते थे, सबसे पहले सबसे लंबा कार्बन चेन चुनते थे, ध्यान रखना है। तो यहाँ भी वही है, बस हम लोग को वो फंक्शनल ग्रुप चुनना है जिसमें वो सबसे लंबा कार्बन चेन चुनना है जिसमें फंक्शनल ग्रुप उपस्थित हो, ठीक है। फिर यहाँ क्या लिख रहा है, कार्बन चेन यानी लंबा चेन चुनने के बाद अब क्या करना है, नंबरिंग करना है। तो लिख रहा है कार्बन चेन में नंबरिंग उधर से करेंगे, कार्बन चेन में नंबरिंग उधर से करेंगे इधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़े, ध्यान रखना है। क्या लिखा गया, हम लोग को कार्बन चेन में नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़े। ये बात भी हम लोग को ध्यान रखना होगा कि किधर से नंबरिंग करेंगे, इधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़ेगा। जैसे मान लो यहाँ पे एग्जाम्पल हम लोग को दिया गया कि एग्जाम्पल आप करके दिखा दीजिए। देखो जैसे मान लो हम लोग कोई एग्जाम्पल लेते हैं CH3, यहाँ से CH, और मान लो हम लोग फंक्शनल ग्रुप में OH ही लगा दिए, ठीक है। और यहाँ पर आपको ले लिए हम लोग CH2 और यहाँ से हम आपको ले लिए CH3, ये एक आपको दिया गया ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इसमें देखो तो अगर इधर से हम लोग काउंटिंग करते हैं तो यही ना हमारा फंक्शनल ग्रुप है, FG क्रियात्मक समूह, यही फंक्शनल ग्रुप है। इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 2 पर फंक्शनल ग्रुप है, और अगर इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 पर फंक्शनल ग्रुप पड़ेगा। तो ये नंबरिंग का तरीका सही होगा और ये नंबरिंग का तरीका गलत होगा, ध्यान रखना है। ये नंबरिंग का तरीका सही होगा और ये नंबरिंग का तरीका गलत होगा। तो वही लिखा हुआ है कि कार्बन चेन में नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप क्या पड़े, नजदीक पड़े। तो उधर से नंबरिंग कर लेना है, तो वो हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। मेरी बात आप लोग को समझ में आ रही होगी, ठीक है, ध्यान इसको देखना है। चलो अगले रूल्स पे आते हैं। अगला रूल क्या लगता है, अगला रूल कह रहा है कि यदि दोनों तरफ से फंक्शनल ग्रुप का स्थान समान आ जाए तो नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक पड़े, ठीक है। जैसे एग्जांपल समझ लो, मान लो हम लोग को यहाँ से दिया गया CH3, यहाँ से दिया गया CH, यहाँ से दिया गया CH3, यहाँ से दिया गया CH, यहाँ पर दिया गया OH, और यहाँ पर दिया गया CH2, और यहाँ पर दिया गया CH3, इस तरह का दिया हुआ है। अब इसमें सबसे पहले सबसे लंबा चेन चुनते हैं, नहीं तो लंबा चेन तो हम लोग चुन सकते हैं 1 2 3 4 5, यही हमारा सबसे लंबा चेन होगा। तो जो लंबा चेन होगा वही हमारा क्या कहलाता है, पेरेंट चेन। तो ये तो हो गया हमारा पेरेंट चेन, पेरेंट चेन हो गया ये हमारा, ध्यान रखना है। अब इसमें पेरेंट चेन में हम लोग क्या ध्यान रखना है कि नंबरिंग किधर से करें। तो सोचो अगर इधर से हम लोग नंबरिंग करते हैं तो देखो तो फंक्शनल ग्रुप पड़ेगा 1 2 3 नंबर पर, फंक्शनल ग्रुप यहाँ लिख रहे हैं देखो FG, यानी फंक्शनल ग्रुप पड़ेगा 3 नंबर पर। अगर हम लोग इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 पर, इधर से भी फंक्शनल ग्रुप कितने नंबर पड़ रहा है, तो फंक्शनल ग्रुप 3 नंबर पे पड़ रहा है, ठीक है।
तो इधर से भी फंक्शनल ग्रुप 3 पर पड़ रहा है, इधर से भी फंक्शनल ग्रुप 3 पे पड़ रहा है, तो दोनों तरफ से फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन क्या है, सेम है। तो अगर दोनों तक किसी कार्बन चेन में दोनों तरफ से फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन सेम पड़ जाए, तब हम लोग अब हम लोग रूल किस पर लगाएंगे अब हम लोग रूल लगाएंगे सब्स्टिट्यूएंट पर, ध्यान रखना है। तो इसमें सब्स्टिट्यूएंट कौन है, ये वाला, ये हमारे लिए क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। तो देखो, तो अगर सब्स्टिट्यूएंट पे रूल लगाएं तो इधर से सब्स्टिट्यूएंट 1 2 पे पड़ रहा है, और अगर इधर से नंबरिंग करते तो सब्स्टिट्यूएंट 1 2 3 4 पे पड़ रहा है, ध्यान रखना है। तो इधर से नंबरिंग करना गलत होगा, सॉरी, इधर से नंबरिंग करना सही होगा और इधर से नंबरिंग करना क्या होगा, गलत होगा, ध्यान रखना है। यानी इसमें हम लोग अगर नंबरिंग करेंगे तो इसमें हम लोग नंबरिंग करेंगे इधर से 1 2 3 4 5, ये नंबरिंग सही होगा। अगर इधर से हम नंबरिंग करते तो क्या होता है, गलत होता। तो इसमें हुआ क्या कि इधर से भी फंक्शनल ग्रुप 3 पर था, इधर से भी 3 पर था, तो जब दोनों तरफ से फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन क्या आ जाए, सेम आ जाए, तब नंबरिंग का जो नियम है वो नियम हम लोगों को किस पर लगाना है, सब्स्टिट्यूएंट पर। यानी कि नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक पड़े, तो उस हिसाब से मैंने नंबरिंग यहाँ पर कर लिया, ये ध्यान रखना होगा। तो मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्योंकि ये सब पहले अल्केन अल्कीन अल्काइन में भी मिल चुका है। चलो अगले पॉइंट पे आ जाओ। अगला पॉइंट क्या लिख रहा है उसको देखो ध्यान से, लिखा हुआ है कि यदि दोनों तरफ से फंक्शनल ग्रुप का स्थान समान आए तथा दोनों तरफ से फंक्शनल का स्थान समान आए तथा सब्स्टिट्यूएंट का स्थान भी दोनों तरफ से समान हो, तो अल्फाबेटिकल रूल लगाकर कार्बन चेन में नंबरिंग करेंगे, ध्यान रखना है। अब ये क्या कर रहा है समझने की कोशिश करो। देखो, जैसे मान लो हम यहाँ लिख रहे हैं CH3, यहाँ लिख रहे हैं CH2, यहाँ लिख रहे हैं CH, यहाँ हम लिख रहे हैं CH3, यहाँ पर हम लिख रहे हैं CH, यहाँ पर हम लिख रहे हैं OH, फिर हम यहाँ लिख रहे हैं CH, यहाँ पर CH2 CH3, और यहाँ पर हम लिख रहे हैं CH2 और हम लिख रहे हैं यहाँ पर CH। ये एक दिया गया ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे पहले क्या करो कि लॉन्गेस्ट चेन तो हम जानबूझ के स्ट्रेट वाला ही लिए हुए हैं, ये आपका लॉन्गेस्ट चेन जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, यही आपका लॉन्गेस्ट चेन हम ले लिए। ये हो गया आपका लॉन्गेस्ट चेन, ध्यान रखना है। अब लॉन्गेस्ट चेन चुन लिए, हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट कौन है, तो ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, ये जो लिखा हुआ है ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, ध्यान रखना है, ठीक है। और ऊपर जो OH लिखा हुआ है ये हमारा क्या है, फंक्शनल। तो सबसे पहले हम लोग लॉन्गेस्ट चेन चुनते हैं, तो लॉन्गेस्ट चेन चुन लिए। अब नंबरिंग करना है लॉन्गेस्ट चेन में, कार्बन चेन में नंबरिंग करना है। तो मान लो इधर से नंबरिंग करते, तो सबसे पहले देखना होता है फंक्शनल ग्रुप किधर से नजदीक पड़ रहा है, तो इधर से फंक्शनल ग्रुप काउंट करो 1 2 3 4, 4 पे फंक्शनल ग्रुप है। चलो इधर से फंक्शनल ग्रुप काउंट करो, फंक्शनल ग्रुप इधर से काउंट करो 1 2 3 4, तो फंक्शनल ग्रुप इधर से भी 4 पे है, नहीं तो दोनों तरफ से फंक्शनल का पोजीशन क्या हो गया, सेम हो गया। अब चलो फंक्शनल ग्रुप जब सेम हो जाए तब किस पर लगाना है, सब्स्टिट्यूएंट पर सब्स्टिट्यूएंट पर। इधर सब्स्टिट्यूएंट देखो कहाँ पर है, 1 2 3, 3 पर सब्स्टिट्यूएंट है, 1 2 3 पर सब्स्टिट्यूएंट है, फिर 4 5, यानी कि एक 3 पर है और एक 5 पर है, एक 3 पे सब्स्टिट्यूएंट है और एक 5 पे है, तो सब्स्टिट्यूएंट कहाँ कहाँ पे है, 3 और 5 पे। चलो इधर से नंबरिंग करो। अब इधर सब्स्टिट्यूएंट को देखो 1 2 3, 3 पर एक सब्स्टिट्यूएंट है, फिर 4 और एक 5 पे है, तो इधर से भी सब्स्टिट्यूएंट कहाँ है, 3 और 5 पे सब्स्टिट्यूएंट है। तो सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन भी दोनों तरफ से क्या आ गया, सेम आ गया। जब दोनों तरफ से फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन सेम आ जाए, सब्स्टिट्यूएंट का भी पोजीशन सेम आ जाए, तब हम लोग क्या करेंगे, तो इस केस में हम लोगों को अब अल्फाबेटिकल रूल लगाना पड़ेगा। नहीं चलो, ये जो सब्स्टिट्यूएंट हम लोग लिखे हुए हैं, इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम मिथाइल है, ये जो सब्स्टिट्यूएंट हम लिखे हुए हैं इसका नाम इथाइल है, ध्यान रखना है। तो इसका स्टार्टिंग जो है M से है, इसका स्टार्टिंग E से है, तो ये अल्फाबेट में पहले आता है, ये अल्फाबेटिकली
सुपेरियर है, सुपेरियर का मतलब ये पहले आता है, ये अल्फाबेटिकली सुपेरियर है, ध्यान रखना है, ठीक है। ये अल्फाबेट में बाद में आता है, तो इसलिए इधर से नंबरिंग करना सही होगा, इधर से नंबरिंग करना गलत होगा, ध्यान रखना है। तो ये रूल कब लगा, जब हम लोगों का फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन दोनों तरफ से सेम आ जाए, सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन भी दोनों तरफ से सेम आ जाए। नहीं, तब हम लोग क्या ध्यान रखना है, हम लोग को ध्यान रखना है कि नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से अल्फाबेटिकल सुपेरियर सब्स्टिट्यूएंट नजदीक पड़े। तो इथाइल अल्फाबेट में पहले आता है, इसीलिए इसे कह रहे हैं अल्फाबेटिकली सुपेरियर, और ये मिथाइल एम से स्टार्टिंग है, तो ये अल्फाबेटिक में सुपेरियर नहीं है, ये बाद में आता है। तो नंबरिंग इधर से करना सही होगा, इधर से करना गलत होगा, तो वही मैंने यहाँ गलत लिखा हुआ है और यहाँ पर सही लिखा हुआ है। तो आई होप आप लोग को ये बातें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि ये सब बातें हम लोग को पहले भी मिल चुकी हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब लिख रहा है इसमें अगला नियम कि अब सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे उनके स्थान के साथ, तो पहले ही पढ़ चुके हैं। नहीं, सबसे पहले लंबा चेन चुनते हैं, उसमें नंबरिंग कर लेते हैं, नंबरिंग करने के बाद अब नाम लिखने की बारी आती है, तो नाम लिखने के लिए क्या करते हैं भाई, तो नाम लिखने के लिए हम लोग को बताया गया है कि नाम लिखने के लिए सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखा जाता है उनके पोजीशन के साथ, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखा जाता है उनके पोजीशन के साथ अल्फाबेटिकल मैनर में, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, अब सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे उनके स्थान के साथ अल्फाबेटिकल मैनर में, ठीक है, तथा उसके बाद पेरेंट चेन का नाम लिखेंगे, तथा उसके बाद क्या नाम लिखेंगे, पेरेंट चेन का नाम हम लोग लिखेंगे, वही हम लोग को बताया गया, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है लास्ट में कि नाम लिखते समय फंक्शनल ग्रुप के स्थान को भी लिखेंगे, नहीं यानी नाम जब लिखिएगा तो उस समय फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन को भी लिखना है कि फंक्शनल ग्रुप कार्बन चेन में किस स्थान पर है, उस पोजीशन को भी आपको लिखना है, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल हम लोग का आएगा तो उससे हम लोग क्लियर होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को देखा जाए तो ये सब रूल्स हम लोग को बताए गए IUPAC नियम लिखने के लिए, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग देख लें, यहाँ से हम लोग देखें अगर तो हाँ देखा जाए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऐसे फंक्शनल ग्रुप के नामकरण का सामान्य नियम, तो यहाँ पर हम लोग एक चीज ऐड कर लें, ये जो हम लोग नियम पढ़े ऐसे ग्रुप, ऐसे फंक्शनल ग्रुप के, ये जो हम लोग रूल पढ़ रहे हैं वो एक्चुअली क्या चीज के लिए है, IUPAC, नहीं IUPAC नामकरण का सामान्य, ठीक है। तो इस नियम में क्या पढ़े एक बार और हम रिवाइज बोलते हैं। इस नियम में हम लोग ये पढ़े कि सबसे पहले सबसे लंबा कार्बन चेन चुनना है जिसमें फंक्शनल ग्रुप उपस्थित हो, पहला नियम है। दूसरा नियम क्या पढ़े, लंबा चेन चुनने के बाद नंबरिंग करना होता है कार्बन चेन में, तो नंबरिंग उधर से करेंगे जैसे फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़े, सही है। अगर दोनों तरफ से, तीसरा नियम आता है, अगर दोनों तरफ से फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन सेम पड़ जाए तो उस केस में नंबरिंग उधर से करेंगे जैसे सब्स्टिट्यूएंट नजदीक पड़े, ठीक है। चौथा नियम, अगर दोनों तरफ से फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन सेम आ जाए, सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन भी सेम आ जाए, तो अल्फाबेटिकल रूल हम लोग को लगाना है, और अल्फाबेटिकल रूल के हिसाब से ही कार्बन चेन में नंबरिंग करना है, ये बताया गया। अगला नियम हम लोग को बताया गया कि अब हम लोग को नाम लिखना है, तो नाम लिखते समय सबसे पहले, नाम लिखते समय सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं उनके पोजीशन के साथ अल्फाबेटिकल मैनर में लिखते हैं, ये हम लोग जानते हैं, सबका प्रैक्टिस हम लोग पहले कर चुके हैं। अब उसके बाद क्या करते हैं, तो लास्ट में पेरेंट चेन का नाम लिखना है। अब इसमें नाम लिखते समय ये भी ध्यान रखना है कि पेरेंट चेन का जब आप नाम लिखेंगे तो नाम लिखते समय ये भी ध्यान रखना है कि पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप जरूर दर्शाएंगे, ध्यान रखना है, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप जरूर हम लोग दर्शाएंगे, तो ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए, अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो तो सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप हम लोग को दिया गया यहाँ से सल्फोनिक एसिड, ध्यान रखना है, सबसे पहला हम लोग को फंक्शनल ग्रुप दिया गया यहाँ से सल्फोनिक एसिड। तो सल्फोनिक एसिड जो होता है इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है भाई, Fg, फॉर्मूला आप लोग इसका जानते हैं SO3, यही आपका होता है फंक्शनल ग्रुप, इसका क्या होता है SO3H, ठीक है। इसको फैला के आप कैसे लिखते हैं, तो ऐसे लिखते हैं S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और यहाँ से ये आपका होता है, ध्यान रखना है। तो इस तरह से हम लोग को फंक्शनल ग्रुप लिखा रहता है, ध्यान रखना है, ठीक है। पहला पॉइंट सल्फोनिक एसिड। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं,
जनरली देखा जाए तो इसका जनरल फॉर्मूला, तो जनरल फॉर्मूला हम लोग को लिखा जाता है यहाँ पर CnH2n+1 SO3H। यही हम लोग का होता है CnH2n+1 SO3H, ये हम लोग का दिया जाता है जनरल फॉर्मूला, ध्यान रखना है। चलो अब हम लोगों को देखा जाए तो सल्फोनिक एसिड दिया हुआ है, हम लोग को दिया क्या हुआ है, सल्फोनिक एसिड। इसी का हम लोग को नाम लिखना देखना है, ध्यान रखना है। तो देखा जाए अब आपका जो सल्फोनिक एसिड है, ध्यान रखेंगे तो सल्फोनिक एसिड किसी भी फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखने का दो तरीका होता है, एक कॉमन नेम और एक IUPAC नेम। एक इसमें तरीका होता है हम लोगों को कॉमन नेम, कॉमन नेम जिसको शॉर्ट फॉर्म में CN कहते हैं हम लोग, कॉमन नेम। और एक तरीका होता है IUPAC नेम, ध्यान रखना है, कॉमन नेम और IUPAC नेम। इंपॉर्टेंट कौन होता है हमारा, IUPAC नेम ही ज़्यादा हम लोग का इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एग्जाम में हम लोग का ज़्यादातर IUPAC नेम ही पूछता है। ठीक है, कॉमन नेम भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कॉमन नेम उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ये हम लोगों का बहुत लंबे कार्बन चेन तक लागू नहीं होता है, जबकि IUPAC नेम जो है वो कितने भी लंबे कार्बन चेन के लिए लागू होता है। नहीं, तो ये लिमिटेड है, लेकिन ये क्या है, अनलिमिटेड है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये कॉमन नेम हो गया और इसका IUPAC नेम हो गया। अब सल्फोनिक एसिड का जो कॉमन नेम लिखा जाता है तो बिल्कुल सिंपल है, आपको क्या करना है, इसका नाम लिखना है कॉमन नेम में तो अल्काइल अल्काइल सल्फोनिक एसिड, अल्काइल सल्फोनिक एसिड, इसका कॉमन नेम लिखने का तरीका होगा अल्काइल सल्फोनिक एसिड, ध्यान रखना है। और इसका IUPAC नेम अगर लिखेंगे, IUPAC नेम तो इसका IUPAC नेम हम लोग क्या लिखेंगे, तो इसका IUPAC नेम लिखेंगे हम लोग एल्केन। ये हम लोग पेरेंट चेन का IUPAC नेम बता रहे हैं, एल्केन एक्स, एल्केन एक्स सल्फोनिक एसिड। एल्केन एक्स सल्फोनिक एसिड, ध्यान रखना है। यहाँ पर जो एक्स लिखा गया है ये एक्स क्या बताएगा, सल्फोनिक एसिड का पोजीशन, ये एक्स बताएगा सल्फोनिक एसिड का पोजीशन। ठीक है, और ये नाम कब लिखेंगे, एल्केन एक्स सल्फोनिक एसिड, जब एक जब एक SO3H ग्रुप प्रेजेंट रहेगा तब। ठीक है, अगर दो रहेगा तो क्या लिखेंगे, दो रहेगा तो लिखेंगे एल्केन एक्स कॉमा वाई, और दो रहेगा तो क्या लिखेंगे, डाई सल्फोनिक एसिड, डाई सल्फोनिक एसिड, एक्स कॉमा वाई डाई सल्फोनिक एसिड, ध्यान रखना। अगर एक सल्फोनिक एसिड रहेगा तो अल्केन एक्स सल्फोनिक एसिड, ये एक्स क्या बता रहा है, तो एक सल्फोनिक एसिड का पोजीशन। ठीक है, और अगर दो रहेंगे तो एक्स और वाई, दो जगह पे उसका सल्फोनिक एसिड रहेगा, तो अल्केन एक्स कॉमा वाई, और दो रहेंगे तो क्या लगाते हैं, डाई सल्फोनिक एसिड, ये हम लोग को ध्यान रखना है। तो तीन रहेगा तो अल्केन एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड ट्राई सल्फोनिक एसिड, और ये एक्स वाई जेड क्या है, तो सल्फोनिक एसिड का पोजीशन, कार्बन चेन में सल्फोनिक एसिड का पोजीशन ये लोग दर्शाएंगे। तो हम लोग सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप लिए सल्फोनिक एसिड। ठीक है, अब सल्फोनिक एसिड का कॉमन नेम लिखना होगा तो अल्काइल सल्फोनिक एसिड, और इसका IUPAC नेम लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, एल्केन एक्स सल्फोनिक एसिड, अगर एक सल्फोनिक एसिड रहेगा तो, और अगर दो रहेगा तो अल्केन एक्स कॉमा वाई डाई सल्फोनिक एसिड, इस तरह से। तो ये जो IUPAC नेम हम लिखे वो किसका है, ये पेरेंट चेन का नाम हम लोग ऐसे लिखेंगे, ध्यान रखना है, पेरेंट चेन का नाम हम लोग ऐसे लिखेंगे। इसके पहले हम लोग क्या लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं, इसके पहले अगर हम लोग को लिखना होगा तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिखते हैं, तो वो एग्जाम्पल आएगा तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फिलहाल के लिए ये कॉमन नेम और ये IUPAC नेम का तरीका हो। अब एग्जाम्पल लेते हैं तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, देख लो
देखा जाए समझो तो, जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो सबसे छोटा से स्टार्ट किए, CH3SO3 ये दिया गया। अब CH3SO3 दिया हुआ है, तो अगर इसका कोई कॉमन नेम बोलता है बाबू कि इसका कॉमन नेम क्या होगा, नहीं, तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा हम लोग का मिथाइल सल्फोनिक एसिड। CH3 क्या कहते हैं, मिथाइल, और ये क्या है, सल्फोनिक एसिड। तो कॉमन नेम तो लिखना आसान है, कॉमन नेम इसका हो जाएगा मिथाइल, और ये क्या हो जाएगा, सल्फोनिक एसिड, मिथाइल सल्फोनिक एसिड, ये इनका नाम हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसी का IUPAC नेम भी साथ मिलते चलते हैं, ध्यान रखना है। जैसे इसी का IUPAC नेम लिखना है, ठीक है। तो कॉमन नेम में तो CH3 को मिथाइल कह दिए, इसको सल्फोनिक एसिड, मिथाइल सल्फोनिक एसिड। अब IUPAC नेम लिखना है, तो IUPAC नेम में हम लोग क्या बताया गया, ध्यान से देखो, IUPAC नेम हम लोग को बताया गया है अल्केन एक्स सल्फोनिक एसिड, अल्केन लिखना है। इसमें क्या लिखना था, अल्काइल सल्फोनिक एसिड कॉमन नेम में, इसमें क्या लिखना है, अल्केन एक्स सल्फोनिक एसिड। ठीक है देखो, अब यहाँ पे हम लोग को नाम लिखना हुआ, तो यहाँ एक कार्बन है, तो अब एक कार्बन को IUPAC में क्या कहेंगे, मीथेन, तो हम इसको लिखेंगे मीथेन, पूरा मीथेन लिख दिए। नहीं, अब चूंकि ये वन पर ही है SO3S, तो वन पोजिशन लिखने की जरूरत नहीं होती है, तो लिखेंगे इसको मीथेन सल्फोनिक एसिड, मीथेन सल्फोनिक एसिड, ये इसका नाम हो जाएगा, ध्यान रखना है। तो ये हो गया कॉमन नेम, और ये हो गया IUPAC नेम। जैसे दूसरा एग्जाम्पल ले लो, हम लोग को यहाँ से दिया गया H3H2, और यहाँ से दिया गया SO3H, इस तरह से दिया गया। तो अगर इसका कॉमन नेम लिखेंगे बाबू, तो इसका कॉमन नेम क्या होगा, ये तो इथाइल है और ये सल्फोनिक एसिड, तो कॉमन नेम तो बहुत सिंपल है, क्या होगा, इथाइल सल्फोनिक, इथाइल सल्फोनिक एसिड, इसका नाम हो जाएगा। और इसी का अगर हम लोग IUPAC नेम लिखेंगे, नहीं, तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, तो ये दो कार्बन है, तो IUPAC में इसको क्या बोलेंगे, अल्केन के रूप में बोलना है, इसको अल्केन के रूप में बोलना है, तो दो कार्बन क्या बोलते हैं, इथेन, तो इसका नाम हो जाएगा इथेन, पूरा इथेन लिखेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, सल्फोनिक एसिड। तो ये इसका नाम हो जाएगा इथेन सल्फोनिक एसिड, ध्यान रखना है। मान लो कोई और एग्जांपल लेते हैं, CH3, CH2, SO3H, ये हो गया। अब इसका कॉमन नेम हमको बोलना होता तो क्या बोलते हैं, तीन कार्बन है तो प्रोपाइल, SO3H को सल्फोनिक एसिड, ये इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइल सल्फोनिक एसिड। इसी का IUPAC नेम लिखना होता, तो तीन कार्बन है तो प्रोपेन सल्फोनिक एसिड, तो इस तरह से आप नाम लिख सकते हैं, ध्यान रखना है। तो कॉमन नेम IUPAC नेम, कॉमन नेम IUPAC नेम लिखना मेरे हिसाब से भारी नहीं है। कुछ और एग्जाम्पल करके देख लेते हैं देखा जाए, देखें, जैसे हम लोग को यहाँ से दे दिया गया CH3H, CH3SO3H, ये दिया गया। अब इसका कॉमन नेम लिखना है, तो ये जो है इसमें एक दो तीन कार्बन है, नहीं, लेकिन अब इस तीन कार्बन का नाम क्या होगा, आइसोप्रोपाइल, क्योंकि यहाँ पर 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये सब पहले बताया गया है। तो इसका कॉमन नेम, इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या होगा, आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, ये हो गया। अब ये क्या हो गया, सल्फोनिक एसिड,
तो ये होगा आपका आइसोप्रोपाइल सल्फोनिक एसिड। इसी का यूपीएससी नेम लिखना होता नहीं, तो हम नंबरिंग करते 1 2 3 या 1 2 3, कैसे भी कर सकते हो, यहीं से कर लो 1 2 3। अब इसका नाम हमको लिखना हुआ यूपीएससी नेम, तो क्या लिखेंगे, 3 कार्बन है तो 3 कार्बन क्या कहेंगे, प्रोपेन। और 2 पर आपका SO3H है, 2 नंबर कार्बन पर है, तो प्रोपेन 2 सल्फोनिक एसिड। ये हम लोग लिखेंगे, ध्यान रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को कॉमन नेम ध्यान रखना थोड़ा सा, नहीं कब प्रोपेन कब प्रोपाइल कहते हैं, कब आइसोप्रोपाइल कहते हैं, ये सब बताया गया है, इसलिए ध्यान से उसको पीछे का रिवीजन रखिएगा, ध्यान रखना है। कैसे, कुछ और एग्जांपल करते हैं। CH3 CH2 CH2 फिर CH2 और SO3H। देख रहे हो, इसमें 4 कार्बन आ गया, 1 2 3 4। और 1 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन को हटा के SO3H को लगाया गया है, 1 2 3 4 कार्बन। और इस कार्बन से H को हटाया गया और SO3H को लगाया गया। तो ये नॉर्मल ब्यूटेन है, अगर आपको ध्यान में होगा तो ये नॉर्मल ब्यूटाइल बोलेंगे और इसको सल्फोनिक एसिड बोलेंगे। तो अगर कॉमन नेम हमको बोलना हुआ इसको, नहीं तो हम बोलेंगे ब्यूटाइल सल्फोनिक एसिड। देख रहे हो, इसका नाम होगा ब्यूटाइल, ये सब पढ़ाया गया है। ब्यूटेन में, ये ब्यूटेन होता है, 1 2 3 4 कार्बन है, तो ब्यूटेन में जब 1 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन को हटाते हैं तो क्या बनता है, ब्यूटाइल। तो यहाँ से हाइड्रोजन को हटाया गया और वहाँ SO3 लगाया गया, तो ये क्या कहलाएगा, ब्यूटाइल। और ये क्या है, सल्फोनिक एसिड। क्या आ जाएगा, ब्यूटाइल सल्फोनिक एसिड, ये इसका नाम हो जाएगा। इसी का IUPAC नेम अगर लिखेंगे, नहीं तो इसमें तो यहीं से नंबरिंग होगा, 1 2 3 और 1 4। तो 1 पर ही है, तो 1 पर जब कोई ग्रुप रहता है तो उसका पोजीशन लिखने की जरूरत नहीं है, चाहे तो आप लिख सकते हैं। तो 4 कार्बन को यहाँ पर IUPAC में क्या कहते हैं, 4 कार्बन में, तो ब्यूटेन बोलना है। तो ये आप बोलेंगे ब्यूटेन, लिख सकते हैं 1 सल्फोनिक एसिड, आपको मन करे तो लिख सकते हैं ब्यूटेन 1 सल्फोनिक एसिड। वैसे 1 पोजीशन को आप नहीं भी दिखा सकते हैं, सिर्फ ब्यूटेन सल्फोनिक एसिड भी लिख सकते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ब्यूटेन 1 सल्फोनिक एसिड लिखिए, या ब्यूटेन सल्फोनिक एसिड भी आप लिख सकते हैं। ये इसका कॉमन नेम हुआ और ये इसका IUPAC नेम हुआ। अब ब्यूटेन में इस तरह से, अगर इस कार्बन पर SO3H लगा हुआ है तब तो आप इसको कॉमन नेम ब्यूटाइल कहते हो, लेकिन आप याद करो ब्यूटेन से आपका सेकेंडरी ब्यूटाइल भी बताया गया है, ब्यूटेन से आपका आइसोब्यूटाइल भी बनता है, और ब्यूटेन से आपका टर्शियरी ब्यूटाइल भी बनता है। तो वो एग्जांपल भी आपको करके यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, देख लो। देखो, जैसे हम लोग यहाँ से एग्जांपल लें, ध्यान समझो, तो यहाँ से हम लोग को एग्जांपल एक दिया गया कुछ इस तरह का, CH3 अगर CH आ गया, यहाँ पर हम लोगों का SO3H आ गया, यहाँ पर हम लोगों का CH2 और यहाँ पर हम लोग का CH3 आ गया। तो अब यहाँ पर जब तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर अब SO3H जो है वो इस कार्बन पे नहीं लगा हुआ है, बीच वाले कार्बन लगा हुआ है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये हम लोग को बताया गया है। तो आप ध्यान देखोगे तो यहाँ पर 4 कार्बन है, 1 2 3 4, और यहाँ पर इस कार्बन पर से हाइड्रोजन को हटाया गया है और वहीं पर SO3 जोड़ा गया है। तो जब ब्यूटेन में 2 डिग्री कार्बन से, ब्यूटेन में जब 2 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन को हटाते हैं तो उस केस में इस ग्रुप का जो नाम होता है वो होता है सेकेंडरी ब्यूटाइल, जो पीछे बताया गया है, आपको ध्यान से रखना पड़ेगा। तो इसका कॉमन नेम लिखोगे तो पहले इसका अल्काइल ग्रुप का नाम पहले लिखना है, तो इसका नाम क्या होगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल। इसका नाम होगा सेकेंडरी ब्यूटाइल, ध्यान रखना है। और ये क्या है आपका, सल्फोनिक एसिड, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल सल्फोनिक एसिड। ये इसका नाम हो जाएगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल सल्फोनिक एसिड। अब इसी का IUPAC नेम लिखना है। तो IUPAC नेम लिखने के लिए लंबा चेन चुनते हैं, नंबरिंग करते हैं। तो ये हो गया 1 2 3 4, यही लंबा कार्बन चेन हो गया। अब नंबरिंग उधर से करना है, जैसे फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़े तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ से पड़ रहा है 1 2 पर, अगर इधर से करते हैं तो फंक्शनल ग्रुप 2 पर, अगर इधर से करते हैं तो फंक्शनल ग्रुप 1 2 3 पे पड़ रहा है। तो ये नंबरिंग सही होगा, इधर से करना गलत होगा। तो नंबरिंग इसमें करेंगे 1 2 3 और यहाँ पर 4। अब इसका नाम हम लोग लिखेंगे तो इसका नाम हम लोग क्या हो जाएगा, तो 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, ठीक है। और 2 पर हम लोग का सल्फोनिक एसिड है तो ब्यूटेन 2 सल्फोनिक एसिड।
इस तरह से हम लोग को लिखने आना चाहिए। तो ये हो गया आपका ब्यूटेन 2 सल्फोनिक एसिड, ठीक है। जैसे CH3 CH CH3 CH2 SO3H ये दिया गया है। अब इसका कोई कॉमन नेम बोलता है नहीं, तो पहले आपको पहचानना पड़ेगा। कॉमन नेम में पहले अल्काइल ग्रुप का नाम लिखा जाता है, तो इस अल्काइल ग्रुप का नाम क्या है वो आपको बताया गया है। इसमें देखो 1 2 3 4 कार्बन है, नहीं तो ये जो है 4 कार्बन का मतलब ये ब्यूटेन का रूप है। अब जब भी एक CH3 लटक जाता है तो इसे क्या कहते हैं, आइसोब्यूटेन। और ये आइसोब्यूटेन से क्या बना है, आइसोब्यूटाइल। यहाँ से हम लोग का हाइड्रोजन हटाया गया है, ये सब देखना पड़ेगा आपको। तो ये आपका कॉमन नेम अगर लिखेंगे इसका, तो इसका कॉमन नेम होगा हमारा आइसोब्यूटाइल। ये क्या होगा, आइसोब्यूटाइल। और ये क्या कहलाएगा, सल्फोनिक एसिड। तो ये आइसोब्यूटाइल सल्फोनिक एसिड हो जाएगा, ध्यान रखना है। और इसी का अब IUPAC नेम लिखेंगे, नहीं तो IUPAC नेम लिखेंगे तो हम लोग क्या होगा, तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1, ध्यान रखना है 2 3। तो 1 2 3 ऐसे करो या 1 2 3 ऐसे करो, तो 1 2 3 इस तरह से आपका नंबरिंग हो जाएगा। अब इसका नाम लिखना हुआ, तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे। तो ये तो पेरेंट चेन हो गया, अब ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो गया मिथाइल, तो इसका नाम पहले लिखेंगे, तो 2 पर मिथाइल। तो IUPAC नेम लिखते समय क्या बताया गया है, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है उसके पोजीशन के साथ। तो हम लिख दिए 2 मिथाइल, तो ये 2 पर मिथाइल हो गया। अब ये कितने कार्बन है, 3 कार्बन, तो 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोपेन। तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा प्रोपेन, ठीक है। और 1 पर सल्फोनिक एसिड है, तो 1 पर रहेगा और फंक्शनल ग्रुप, तो पोजीशन लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधे यहाँ लिखते हैं प्रोपेन सल्फोनिक एसिड, प्रोपेन सल्फोनिक एसिड। तो इस तरह से नाम आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो कॉमन नेम और IUPAC नेम आपको लिखने आना चाहिए, ठीक है। लेकिन कॉमन नेम सबका नहीं होता है, जैसे एक हम बड़ा चेंज करके दिखा देते हैं, देखा जाए। अब ऐसा कंपाउंड दे दिया गया, जैसे बहुत सारा सब्स्टिट्यूएंट हो गया, सल्फोनिक एसिड आ गया, नहीं तो ऐसे कंपाउंड का कॉमन नेम नहीं होता है, ध्यान रखना है। ऐसे कंपाउंड का कोई पूछता है कॉमन नेम क्या होगा, तो कॉमन नेम नहीं होता है। कॉमन नेम जो है वो 4 5 कार्बन तक ही आता है, जो हम आपको प्रीवियस क्लास में सब बता चुके हैं। आपको पीछे वाला जो नोमेनक्लेचर अल्केन अल्कीन अल्काइन बताया गया है, उसमें वो सब डिटेलिंग किया गया है। चलो, तो ऐसा कोई कॉमन नेम नहीं होगा, तो इसका IUPAC नेम लिखना होगा। तो IUPAC नेम लिखने के लिए क्या नियम बताया गया है, IUPAC नेम लिखने के लिए आपको नियम बताया गया है कि आपको सबसे पहले क्या करना है, नंबरिंग करना है, ठीक है। सबसे पहले लंबा कार्बन चेन चुनना है, तो लंबा कार्बन चेन चुन लो, 1 2 3 4 5 6, यही हमारा लंबा कार्बन चेन होगा। चलो यहाँ से देखें अगर, तो ये वाला जो होगा ये हमारा सबसे लॉन्गेस्ट चेन, ये हो गया हमारा लॉन्गेस्ट चेन, ध्यान रखना है, ठीक है। अब हमको इसमें नंबरिंग करना है, तो नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक पड़े। तो नंबरिंग इधर से करते हैं, देखो 1 2 3 पे पड़ रहा है, इधर देखते हैं 1 2 3 4 पे पड़ रहा है। इधर से अगर नंबरिंग करते हैं तो फंक्शनल ग्रुप का पोर्शन क्या आ रहा है, 4, 1 2 3 4। और अगर इधर से कर रहे हैं तो 1 2 3 पे पड़ रहा है, तो नंबरिंग इधर से करना सही होगा, इधर से करना क्या होगा, गलत होगा, ध्यान रखना है। हमको सबसे पहले नंबरिंग का नियम किस पर लगाना है, फंक्शनल ग्रुप पर, बाकी सब्स्टिट्यूएंट पर नहीं लगाना है। सबसे पहले देखना है कि फंक्शनल ग्रुप किधर से नजदीक पड़ा है, इधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़ेगा, उधर से नंबरिंग शुरू कर दो, ठीक है। तो इधर से 3 पे पड़ रहा है, इधर से 4 पे पड़ रहा है, तो ये नंबरिंग करना गलत, इधर से नंबरिंग करना सही। तो अब नंबरिंग यहाँ पे करेंगे 1 2 3 4 5 6, ये नंबरिंग हो गया। अब इसका हम लोग को नाम लिखना है, नहीं तो नाम लिखने के लिए क्या रूल बताया गया है, नाम लिखने के लिए नियम बताया गया कि सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है उसके पोजीशन के साथ। नहीं तो सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास कौन है, एक यहाँ पे दिखाई दे रहा है मिथाइल, और एक यहाँ पे दिखाई दे रहा है मिथाइल। तो ये मिथाइल 4 पर है और ये मिथाइल 5 पे है, दोनों सेम है, दोनों को यहाँ पे लिखेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे 4,5। हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, 4,5 डाई मिथाइल, 4,5 डाई मिथाइल, इस तरह से हो जाएगा।
4,5 डाई मिथाइल, और कितने कार्बन है हमारे पास 6, तो 6 कार्बन को हम लोग क्या लिखते हैं, हेक्सेन। यहाँ पर 6 कार्बन को हम लोग हेक्सेन लिखेंगे। अब 6 कार्बन हो गए, अब उसके बाद पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप लिखना है, तो 3 पर है, नहीं तो यहाँ पर लिखेंगे हेक्सेन 3 सल्फोनिक एसिड, हेक्सेन 3 सल्फोनिक एसिड, ये इसका नाम हो जाएगा, ध्यान रखना है। तो इस तरह से नाम लिख सकते हैं। ठीक है, पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है उनके पोजीशन के साथ, तो लिख दिए 4,5 डाई मिथाइल। उसके बाद क्या लिखना है, तो हम लोग को बताया गया अल्केन एक्स सल्फोनिक एसिड, ये हम बताया गया ना, अल्केन एक्स सल्फोनिक एसिड, तो हम लोग का वही हो गया। अब अल्केन मतलब कितने कार्बन है भाई, तो 6, तो 6 कार्बन क्या लिख दिए, हेक्सेन, नहीं 6 कार्बन को हम लोग क्या लिख दिए, हेक्सेन, और तब क्या लिखना है, फंक्शनल ग्रुप का नाम, तो हेक्सेन 3 सल्फोनिक एसिड, हल्के हेक्सेन 3 सल्फोनिक एसिड, इस तरह से हम लोग नाम इसका लिख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा, इस तरह से आप नाम लिख सकते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, चलो जैसे कोई और एग्जाम्पल करके देख लो। जैसे कि मान लो आपका इसमें 2 सल्फोनिक एसिड आ गया, अब इसका नाम लिखना है, लिख सकते हैं। सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहला सबसे लंबा कार्बन चेन चुनो, चलो 1 2 3 4 5, इससे जोड़ रहे हैं तो कितना हो रहा है, 5। अच्छा इसको गिनते हैं, देखो तो 1 2 3 4 5 6, अगर इसको ले रहे हैं तो 6 कार्बन मिल रहा है, तो यानी ये जो होगा ये हमारा पेरेंट चेन होगा, ये हमारा पेरेंट चेन होगा। क्योंकि अगर सीधे वाले को लेते तो 1 2 3 4 5 ही मिल रहा है, इसको लेते तो 1 2 3 4 5 6 मिल रहा है, तो ये हमारा पेरेंट चेन होगा। अब इसी में नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग किधर से करना है, तो नंबरिंग उधर से करना है जिधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़े, तो इधर से फंक्शनल ग्रुप 1 2 पर है और फिर 3 पर है, तो फंक्शनल ग्रुप इधर से करने पर 2 और 3 पर है, इधर से करें तो 1 2 3 4 पे है, तो इधर से नंबरिंग करना क्या होगा, गलत होगा, इधर से नंबरिंग करना क्या होगा, सही होगा। तो इसमें इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 और यहाँ पर 6। अब इसका नाम लिखना हुआ, इस कंपाउंड का नाम लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे, तो पेरेंट चेन तो आप चुन लिए, तो CH3 बच गया, तो ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, तो सबसे पहले इसका नाम लिखो इसके पोजीशन के साथ, तो ये कितने नंबर कार्बन पे है, 4 नंबर पर, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ से 4 मिथाइल, ये हो गया आपका 4 पे मिथाइल, तो 4 मिथाइल हमारा हो गया। अब इसमें कितने कार्बन है बाबू, 6 कार्बन, तो 6 कार्बन को आप क्या लिखोगे, हेक्सेन, 6 कार्बन को हम लोग क्या लिखेंगे, हेक्सेन, तो ये आपका हो गया 6 कार्बन, तो ये हो गया हेक्सेन। अब 3 पर सल्फोनिक एसिड, तो हेक्सेन 3 सल्फोनिक एसिड, ध्यान रखना है। तो इस तरह से आप नाम लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हम लोग का आसान सा है, इस तरह से आप लोग नाम लिख सकते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल आपको हम दे देते हैं जिसको आप अपने से ट्राई करेंगे। ठीक है, चलो देखो, कुछ एग्जाम्पल हम ऐसा भी दे रहे हैं जिनका कॉमन नेम भी आपको लिखना है। अब ये जो हम लिखे हैं इसका आपको कॉमन नेम भी लिखना है, कॉमन नेम क्या होगा, और इसका यूपीएससी नेम भी आपको लिखना है। इसका कॉमन नेम होता है इसलिए दिया जा रहा है, कॉमन नेम सबका नहीं होता है, लेकिन इसका कॉमन नेम होता है इसलिए आपको इसका कॉमन नेम लिखना है, और इसका यूपीएससी नेम भी आपको लिखना है। पहला, इसका भी कॉमन नेम होता है, तो इसका भी कॉमन नेम आपको लिखना है, और साथ साथ का IUPAC नेम भी आपको ठीक है, इन दोनों का लिखना है। इसके अलावा आ जाइए
ये दिया गया है। इसका भी कॉमन नेम भी होता है, तो कॉमन नेम भी लिखना है, और साथ साथ का IUPAC नेम भी आपको ठीक है। कुछ अलग हम लोग देखते हैं। इसका आपको सिर्फ IUPAC नेम लिखना है, इसका कॉमन नेम नहीं। इसका सिर्फ आपको IUPAC नेम लिखना है। आप IUPAC नेम इसका कैसे लिख, देखो हम लोगों का होता क्या है कि अगर साइक्लिक चेन भी दे दिया जाए तरह से, ये दिया गया और इस पर आपको लगा दिया गया SO3 का नाम लिखना आसान है। आसानी से इसका हम लोग नाम लिख सकते हैं। जैसे हमको इसका कॉमन नेम लिखना हुआ, तो पहले इसका नाम लिखेंगे, तो इसका नाम क्या होगा, साइक्लोहेक्साइल। ये हो जाएगा। और ये क्या है, सल्फोनिक एसिड। साइक्लोहेक्साइल सल्फोनिक एसिड, इसी का IUPAC नेम लिखना हुआ। तो अब इसको कहेंगे साइक्लोहेक्सेन सल्फोनिक एसिड। इस तरह से नाम लिखेंगे। साइक्लिक भी नाम लिखने में कोई टेंशन नहीं है, ध्यान रखना है। ठीक है। अगर सब्स्टिट्यूएंट के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, अल्काइल के फॉर्म में, तो 6 कार्बन है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, तो 6 कार्बन है, साइक्लिक रिंग है, तो साइक्लोहेक्साइल सल्फोनिक एसिड। और अगर IUPAC नेम लिखना होगा तो इसको साइक्लोहेक्सेन कहेंगे, इसको सल्फोनिक एसिड, साइक्लोहेक्सेन सल्फोनिक एसिड। इस तरह से आप साइक्लिक का भी नाम लिख सकते हैं, ध्यान रखना है। जैसे मान लो आपको दे दिया गया कोई सब्स्टिट्यूएंट भी दे दो इसमें, जैसे कि दे दिया यहाँ पर CH3 दे दिया, इधर कहीं आपको C2H5 मान लो दे दिया, 2H5 दे दिया, इसमें कहीं SO3H दे दिया, इस तरह से। अब इसका नाम हमको लिखना हुआ, तो साइक्लिक चेन में ये कंफर्म है कि नंबरिंग कहाँ से शुरू होगा, फंक्शनल ग्रुप से ही शुरू होगा। तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर है तो यहीं से शुरू करेंगे 1। अब 1 से इधर जाएंगे कि इधर जाएंगे, तो देखते हैं इधर जाते हैं तो मिथाइल मिलता है 2 पर, इधर जाएंगे तो इथाइल मिलता है, तो ये अल्फाबेट में पहले आता है, तो नंबरिंग इधर तक जाएंगे 1 2 3 4 5 6। अब इसका नाम लिखना हुआ तो पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम, तो सब्स्टिट्यूएंट एक यहाँ पर है इथाइल और यहाँ पर एक है मिथाइल, ये अल्फाबेट में पहले आता है तो इसको पहले लिखेंगे, तो हम लोग इसको लिखना हुआ तो लिखेंगे 2 इथाइल। ये हो जाएगा आपका 2 पर इथाइल, 6 पर मिथाइल, 2 पर इथाइल, 6 पर मिथाइल। और ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन, ये सल्फोनिक एसिड 1 पर है तो पोजीशन लिखने की जरूरत नहीं है, तो 2 इथाइल 6 मिथाइल, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन सल्फोनिक एसिड। इस तरह से नाम आप लिख सकते हैं। तो साइक्लिक चेन का भी एग्जाम्पल आपको दिया रहेगा तो आप लिख दीजिएगा, ध्यान रखना है। ठीक है। तो इस तरह से आप सब नाम लिख सकते हैं, इस तरह से आप चाहें तो नाम लिख सकते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है। तो कुछ साइक्लिक चेन का एग्जाम्पल हम दे देते हैं जिसको आप बनाएंगे। क्या लिखना है, कॉमन नेम क्या होगा और IUPAC नेम, इसी पर सब्स्टिट्यूएंट दे दिया जाए। अब ये देखना 5 कार्बन है तो ये साइक्लोपेंटाइल है, हेक्साइल मत लिख देना। SO3H दिया गया, यहाँ पर CH3 दिया गया, तो बनाना है।
तो इसका सिर्फ IUPAC नेम लिखेंगे, इसका कॉमन नेम। इसका आपको नाम लिखना है, नहीं इसका भी आपको IUPAC नेम लिखना है। IUPAC नेम क्या होगा, ठीक है। तो इतने का आपको जो है होमवर्क आपको करना है, मैंने आपको समझा दिया, उसको फेयर कर लेना है, नहीं और कुछ मैंने आपको होमवर्क दिया है, जिस होमवर्क को आपको बनाना है। जो फंसेगा उसको आप हमसे डिस्कस करेंगे, क्लास में पूछ सकते, क्लास के बाहर पूछ सकते हैं, लेकिन ये सब इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखेंगे, ठीक है। तो अगले क्लास में हम लोग अगला फंक्शनल ग्रुप आपको पढ़ाएंगे, ध्यान रखना है। हाँ इसमें ये भी है, डबल बॉन्ड वाला भी आता है, जैसे मान लो कोई एग्जांपल आपको दे दें एक डबल बॉन्ड वाला भी, तो भी आप लिख सकते हो। जैसे मान लो हर टाइप का आ जाए, हम कोशिश करते हैं कि हर टाइप का आ जाए, किसी टाइप का आए तो आपसे फंसे नहीं। जैसे इस टाइप का भी एग्जांपल आता है, जैसे आपको दे देगा यहाँ से डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पर SO3, ठीक है। अब इसका बोल दिया कि भाई IUPAC नेम का लिखो, IUPAC नेम लिख सकते हैं हम लोग, ध्यान रखना है नंबरिंग यहाँ से 1 2 3। देखो जब फंक्शनल ग्रुप, यही हमारा फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो जब फंक्शनल ग्रुप रहता है उसमें किसी का वैल्यू नहीं रहेगा। जब फंक्शनल ग्रुप रहेंगे तो उसमें ही नहीं कि सर डबल बॉन्ड की तरफ से नंबरिंग शुरू कर दें, नहीं ऐसा मत कीजिएगा। ध्यान रखना है नंबरिंग उधर से करना है, इधर से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक पड़े, चाहे कार्बन चेन में डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ध्यान रखना है। तो यहाँ से नंबरिंग यहाँ से होगा 1 2 3, यहाँ से कीजिएगा 1 2 3 तो गलत हो जाएगा, तो 1 2 3 ये हो जाएगा। अब इसका नाम हमको लिखना हुआ, तो इसका नाम हम लिखेंगे, तो ये कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, 1 2 3 कार्बन, तो 3 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोप, तो 3 कार्बन को प्रोप लिखेंगे, ध्यान रखना है। अब डबल बॉन्ड का पोजीशन कहाँ है, तो 2 पर है, तो हम लिखेंगे प्रोप 2 इन, इस तरह से। तो ये हो जाएगा आपका 3 कार्बन, तो 3 कार्बन को प्रोप लिख दिए, डबल बॉन्ड 2 पर है तो 2 लिख दिया, डबल बॉन्ड को दिखाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इन, तो प्रोप 2 इन ये हो गया। और 1 पे सल्फोनिक एसिड है तो 1 आप चाहें तो लिख सकते हैं ऐसे, प्रोप 2 इन 1 सल्फोनिक एसिड, प्रोप 2 इन 1 सल्फोनिक एसिड, ऐसे आप लिख सकते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपका नाम इस तरह से हो सकता है, प्रोप 2 इन 1 सल्फोनिक, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल हम दे देते हैं डबल बॉन्ड वाला भी, तो आप अपने से बनाइएगा। जैसे एक पेड़ ट्रिपल बॉन्ड वाला भी करके दिखा देते हैं। जैसे मान लो आपको दिया गया CH3, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड C, फिर यहाँ पर हम लोग को दिया गया CH2 और यहाँ से दे दिया गया SO3H। अब इसका नाम हमको लिखना हुआ तो लिख सकते हैं, इधर से ही नंबरिंग होगा, इधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक पर, जैसे 1 पे पढ़ रहा है तो 1 2 3 4। अब इसका नाम लिखना हुआ तो कितने कार्बन है, 4, तो 4 कार्बन को पहले ब्यूट लिख दो, ठीक है। अब ट्रिपल बॉन्ड 2 और 3 पर, तो 2 से दिखाते हैं, तो ब्यूट 2 आइन लिख दो। उसके बाद 1 पे सल्फोनिक एसिड है तो ब्यूट 2 आइन 1 सल्फोनिक एसिड, ब्यूट 2 आइन 1 सल्फोनिक एसिड, ये इसका हम लोग नाम लिखेंगे। तो यहाँ से हम लोग का 4 कार्बन है तो ब्यूट हो जाएगा, 2 है तो ब्यूट 2 आइन, ब्यूट 2 आइन हो गया हमारा, तो इसका काम खत्म हो गया, 4 कार्बन ब्यूट 2 आइन। अब 1 पे सल्फोनिक एसिड, तो 1 पे सल्फोनिक एसिड हम लोग लिख सकते हैं, तो ब्यूट 2 आइन 1 सल्फोनिक एसिड। तो इस तरह का भी आएगा तो आप नाम लिख सकते हैं, ध्यान रखना है। जैसे मान लो ऐसा भी आता है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाला साथ में, जैसे इस तरह का आ गया। तो इसमें 1 2 3 4 5, अगर इधर कर तो 5 कार्बन हो रहा है, इधर से 1 2 3 पे फंक्शनल ग्रुप है, इधर से भी 1 2 3 पे है फंक्शनल ग्रुप, दोनों तरफ से सेम पोजीशन पे है। तब देखेंगे कि इधर डबल बॉन्ड है, इधर ट्रिपल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में किसको ज़्यादा वैल्यू देते हैं, डबल बॉन्ड को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, पहले बता चुके हैं। तो नंबरिंग यहाँ से होगा 1 2 3 4 5। अब इसका नाम लिखना हुआ तो पहले 5 कार्बन है तो 5 कार्बन को क्या लिखते हैं, पेंट, ध्यान रखना है, ठीक है। अब डबल बॉन्ड एक कहाँ है, 1 पर है, 1 और 2 में है तो 1 को दिखा दे, तो पेंट 1 इन, ये हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों का 4 पे ट्रिपल बॉन्ड है तो हम लोग लिखेंगे 4 आइन,
ठीक है, तो इसका काम खत्म हो गया। देख लो, 5 कार्बन पेंट, 1 पे डबल बॉन्ड तो 1 इन, 4 पे ट्रिपल बॉन्ड तो 4 आइन, ट्रिपल बॉन्ड को आइन से दिखाते हैं। नहीं, तो इसका काम खत्म हो गया। अब क्या है, 3 पर सल्फोनिक एसिड, तो यहाँ लिखेंगे 3 सल्फोनिक एसिड, तो ये इसका नाम हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसका नाम भी लिख सकते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब ये सब चीज़ें जो है कॉमन है, सभी फंक्शनल ग्रुप में आएंगी, तो सब में इतना हम लोग को नहीं देखना है। हम तो एक में देख लिए कि भाई डबल बॉन्ड आएगा तब क्या करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड आएगा तब कैसे नाम लिखेंगे, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों आएगा तब कैसे नाम लिखेंगे, साइक्लिक चेन रहेगा तब कैसे नाम लिखेंगे। तो ये सब आपको लिखने आना चाहिए। ठीक है, तो मान लो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाला कोई एग्जाम्पल हम आपको एक दो दे देते हैं, जिसको आप अपने से देखो। तो ये आप बनाइएगा अपने से, डबल बॉन्ड वाला दे दिए, एक ट्रिपल बॉन्ड वाला ले लीजिए। भी बनाइएगा, एक डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाला ले लीजिए। ये भी आप बनाइएगा। तो इतने क्वेश्चन हैं, इन सब का यूपीएससी नेम लिखना है। सबों का कॉमन नेम नहीं होता है, जो भी बड़े चेन होंगे कॉमन नेम नहीं, तो का सिर्फ क्या होगा, आईयूपीएससी नेम, सबका आईयूपीएससी नेम। ठीक है, तो इतना आपका होमवर्क हो गया जो आपको बताया गया है। ठीक है, आप सबको बनाएंगे जो भी फंसे। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। ओके।